हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी और माँ के भी चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.26 ये क्वेश्चन कह रहा है two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speeds of 15 meter per second and 30 meter per second। चलिए ठीक है, एक क्लिफ है, एक पर्वत है, चट्टान है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है, दिस इज 200 मीटर। 200 मीटर ये हाइट दिया हुआ है और यहां पर से दो स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। एक स्टोन को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरे को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर है? वेक्टर के कंसेप्ट में बात करें तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये एरो का लेंथ इसका जस्ट डबल होना चाहिए, क्योंकि एरो का लेंथ ही उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। सो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे क्या है, वेरीफाई दैट द graph shown correctly represents the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first। चलिए अच्छा, ये मान लेते हैं ये पहला स्टोन है, चलिए ये दूसरा स्टोन है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में भी आपको एक ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है पोजीशन ऑफ टू, जो दूसरा स्टोन है उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन दिखा रहा है 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। ग्राफ के हिसाब से 2 का जो पोजीशन है 1 के रिस्पेक्ट में वो 8 सेकंड तक लीनियरली वैरी किया है, उसके बाद इस तरह से पैराबोलिक शेप में आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोगों को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ सही है कि नहीं। Neglect air resistance and assume that the stones do not rebound after hitting the ground। ओके, कोई भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करना है और मान के चलना है कि जब ये ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों का दोनों स्टोन जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरह के बहुत से सिचुएशन को हम लोग डील किए हैं। धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाएगा इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका स्पीड घटना शुरू होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, स्पीड 0 होगा, फिर नीचे की ओर आना शुरू होगा। दोनों स्टोन के लिए वही फेनोमेना होगा, फाइनली ये ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ग्राउंड पे आने के बाद कहा जा रहा है कि ये जूम करना है कि वापस रिबाउंड नहीं हो रहा है, फिर से ऊपर की ओर नहीं जा रहा, वापस ये ग्राउंड पे आके रुक गया। ओके, take g equals to 10 meter per second square, give the equations for the linear and curved parts of the plot। ठीक है, ये जो लीनियर और जो कर्व्ड पाथ है इसके लिए इक्वेशन भी हम लोगों को बताना है। स्टूडेंट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर हम लोगों को ये जो ग्राफ चेक करना है ये है जो स्टोन 2 है उसका पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ओके, इट्स ओके, 1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा सपोज कीजिए मान लिया कोई पर्सन यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, ये पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसा करते हैं पहले तो हम लोग थोड़ा बेसिक इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बहुत स्टूडेंट को होता है। स्टूडेंट नॉर्मली जो हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों ही केस में, रेक्टिलिनियर मोशन के केस में, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में भी जो ये इक्वेशन यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में ये आप समझ रहे हैं g 9.8 मीटर पर सेकेंड है उसका। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि s जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि अगर यहाँ सिंपल हम किसी मान लिया पहले वाले स्टोन का इक्वेशन लिखते हैं, फाइनली ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200। तो डिस्प्लेसमेंट का हम नेट वैल्यू लिखते हैं 200 माइनस या प्लस, जैसा सिचुएशन के हिसाब से नीचे आ रहा है, मान लिया रेफरेंस पर यहाँ ले रहे हैं तो -200 ले लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। बहुत बार इस तरह से हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहां पर ये बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि मान लिया यहां से आप देख रहे हैं तो फाइनल मान लिया, यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे +1 मीटर, +2 मीटर, +3 मीटर लाइक दिस, ऐसे ऊपर की ओर हो गया। इसके नीचे -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, -200 मीटर यहाँ तक आएगा। इसका ये मतलब हुआ फाइनल ये स्टोन जो है, ये पहले स्टोन की बात करें तो घूम फिर कर, या इनफैक्ट दूसरे स्टोन के लिए, दोनों ही के लिए घूम फिर कर दोनों स्टोन यहाँ पे आया, इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ। तो फाइनल कितना हो गया -200। फाइनल पोजीशन कहाँ है
-200 इन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इसका कहाँ है तो 0 है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया -200। तो नॉर्मली हम लोग यही काम करते हैं, अब तक मैक्सिमम केसेस में यही किए। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां क्या है, अब इन जनरल एक रिलेशन हम लोगों को चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इन जनरल अगर बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, आप समझ रहे हैं, प्लस हाफ AT²। इसलिए यहां से क्या हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन जो होगा वो होगा इनिशियल पोजीशन प्लस UT प्लस हाफ AT²। जो स्टूडेंट जान रहे होंगे, अगर ये रिलेशन को डायरेक्ट यूज किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग डायरेक्टली यही रिलेशन यूज करते हैं। क्लियर है, तो कुछ नया नहीं है, इसी रिलेशन से ये आता है, ये फाइनल पोजीशन के टर्म में फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट, अब जब आप ये रिलेशन समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। फॉर स्टोन 1, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले स्टोन के लिए अब ये आदमी खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। अभी एक एक करके दोनों का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ये आदमी जो है ये देख रहा है भाई कि स्टोन को 200 मीटर की हाइट पर से दोनों को इस तरह से वर्टिकली फेंक दिया गया। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए ये आदमी या आप, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखना है पहले वाले के लिए भाई। तो इन जनरल इसका हम पोजीशन लिखना चाह रहे हैं किसी भी टाइम t पर, ठीक है, मतलब कि ऐसे कहें, इसको हम क्या लिखना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ स्टोन 1 एट एनी टाइम t। 1 का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, ये देख रहा है अभी 200 मीटर हाइट पे है, धीरे धीरे इसका पोजीशन बढ़ रहा है, फिर इसका पोजीशन फिर धीरे धीरे घटना शुरू होगा। क्लियर है, 200 है, 201, 202, 205 जो भी है, फिर इसका पोजीशन इसका घटना शुरू होगा, 210 तक मान ले मैक्सिमम हाइट जाएगा, फिर घटेगा। तो किसी टाइम t पे पोजीशन अगर हम लिखते हैं तो 1 का पोजीशन हम लिख रहे हैं किसी टाइम t पर, ठीक है, x1, ये हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, x1 का इनिशियल पोजीशन, x1 नॉट इसको लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, तो x1 का इनिशियल पोजीशन प्लस पहले वाले जो स्टोन है उसका पहले स्टोन का ही लिखना है, फॉर स्टोन 1, ठीक है, पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 कर देते हैं प्लस हाफ A1t², पहले वाले स्टोन का, इसलिए सब में 1 यूज कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा भाई, इसका पहले वाला स्टोन का इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन कितना है तो भाई 200 मीटर हाइट पे है, तो 200 मीटर। क्लियर है, चलिए 200 मीटर हाइट पे है, प्लस ये इनिशियल पोजीशन यहां से मान रहे हैं तो प्लस 200 लेंगे। क्लियर है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो प्लस साइन लेंगे, सब समझ रहे हैं, 15t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन भाई, तो जैसे ही प्रोजेक्ट किया गया है कंटिन्यू एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, g लग रहा है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस साइन लेंगे, और उसका g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लेने के लिए, इसलिए 10 ले लेंगे, ठीक है, इंटू t²। तो इसीलिए पहले वाले स्टोन का पोजीशन हमको किसी भी टाइम t पर, इन जनरल इसका पोजीशन तो वैरी कर रहा है, तो ये आदमी, हम आप सब आदमी बताएंगे कि भाई इन जनरल किसी टाइम t पे इसका पोजीशन जो है वो क्या है, 200 प्लस 15t प्लस 15t माइनस 5t², ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइम t पे। अब जिस टाइम पे चाहिए t का उतना वैल्यू रखेंगे, पोजीशन निकल जाएगा। हम लोग ने इक्वेशन लिख दिया एग्जैक्टली उसी तरह फॉर स्टोन 2। अच्छा, ये इतना क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 का पोजीशन हमको लिखना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो जनरल भाई क्या है कि 2 का भी पोजीशन हम अपने रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, फिर 1 का पोजीशन हम अपने रिस्पेक्ट में लिख लें, उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उतना 2 - 1 कर देंगे, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। क्लियर है, तो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या आपके मेरे रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर स्टोन 2, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टोन 2 एट एनी टाइम t। अब आप फिर से क्या लिख रहे हैं, किसी टाइम t पर, अब दूसरे वाले स्टोन का पोजीशन आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आप लिखेंगे, मान लीजिए इसको x2 कर देते हैं, किसी टाइम 2 पर दूसरे वाले का पोजीशन, तो दूसरे वाले का इनिशियल पोजीशन x2 नॉट इनिशियल पोजीशन, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ दूसरे वाले का एक्सेलरेशन t²।
क्लियर है? यहां से ध्यान दीजिएगा। अगेन दूसरा वाला भी आप देख रहे हैं कि भाई दूसरा वाला भी 200 मीटर हाइट से फेंका गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरे वाले का 200 नाउ प्लस इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो 30 ले लेंगे, 30 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आप देखेंगे भाई कि नीचे की ओर लग रहा है, मतलब -10 ले लेंगे इंटू टी स्क्वायर। इसीलिए आप समझ सकते हैं यहाँ से दूसरे वाले का जो पोजीशन स्टूडेंट हो जाएगा, दूसरे वाले का पोजीशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 30t, 200 प्लस 30t माइनस हाफ -5t स्क्वायर, ओके। चलिए ये पोजीशन हो गया 1 का विथ रेस्पेक्ट टू यू, ठीक है। ये 2 का पोजीशन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू यू। चलिए ठीक है, इसको और ज्यादा क्लियर करना है रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में, तो आप इसको या चलिए आप ऐसे भी समझिए। सो पोजीशन ऑफ स्टोन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे आप ग्राउंड के टर्म में, क्योंकि आप ही के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ g लगा सकते हैं, x1 g इतना हो गया पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो x2 g लगा सकते हैं। तो उसी तरह x2 1 पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या करेंगे, तो x2g माइनस x1g, तो x2g को बहुत बार सीधे x2 भी लिखते हैं, x1g को बहुत बार x1 भी लिखते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा यहां से ये क्या हो गया स्टूडेंट, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हो गया x2 हो गया 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, x1 इतना हो गया। x2 माइनस x1 जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 200 कैंसिल, माइनस 5t स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर दोनों कैंसिल, 30t माइनस 15t बच जाएगा, मतलब फाइनली ये आपका आ जाएगा 15t, ठीक है। 15t मतलब कि पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 ये आ गया 15t, यही हम लोगों को निकालना था स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 15t, जो कि बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट, ये t के प्रोपोर्शनल है, टाइम के साथ लीनियरली रिलेटेड है। इसका मतलब है कि ग्राफ निश्चित रूप से ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यहां तक में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 का हम पोजीशन देख रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह का रिलेशन आया, लेकिन यहां पर दिख रहा है कि 8 सेकंड के बाद ग्राफ को इस तरह से कर्व्ड दिखाया गया, मतलब लीनियर नहीं है 8 सेकंड के बाद, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्यों हो रहा है स्टूडेंट? इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए अगेन अब इमेजिन कीजिए कि अगर 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में ना करके डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 2 का पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मतलब आपके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप समझ रहे हैं 2 का जो ये आपका ये रिलेशन निकला है, ये रिलेशन निकला है, इस रिलेशन के हिसाब से इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, पैराबोलिक नेचर का। क्लियर है? कंप्लीट कर्व्ड होता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पोजीशन पहले बढ़ते जाता हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का, फिर इसका पोजीशन घटते जाता, मतलब कंप्लीट कर्व्ड होता, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि 2 का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं, 2 के पोजीशन का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक चीज क्या होगा स्टूडेंट, 1 को फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड से, 2 को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ठीक है। मतलब जाहिर सा बात है कि 1 जो है ये ग्राउंड पे जल्दी आ जाएगा। क्यों जल्दी आ जाएगा 1? क्योंकि इसको कम स्पीड से फेंके हैं, तो ये तो इसका स्पीड घटेगा सेम रेट से घटेगा, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, सेम रिटार्डेशन में जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड दोनों का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड घट रहा है, तो ऑब्वियस है ये घटते ये जल्दी ही घट के 0 हो जाएगा, 15 वाला तो जल्दी घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी घट के 0 होगा तो ये जल्दी आ जाएगा ग्राउंड पे, इसको तो घटने ही में ऊपर मैक्सिमम हाइट पे, ज्यादा हाइट पे जाएगा, तो इसको टाइम लग गया, मतलब अल्टीमेटली 1 वाला पहले आ जाएगा ग्राउंड पे, ठीक है। और जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, 1 वाला जब ग्राउंड पे आ जाएगा, तो उसके बाद 2 का पोजीशन चाहे 1 के रेस्पेक्ट में देखिए, चाहे 2 का पोजीशन ये आपके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, दोनों बराबर हो जाएगा उस टाइम के बाद। किस टाइम के बाद? जब 1 जो है ग्राउंड पे आ जाएगा, क्योंकि अब जब 1 ग्राउंड पे आ गया
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहिए चाहे वन के रेस्पेक्ट में, फिर ग्राफ वही हो जाएगा जो कि कर्व्ड होगा। अभी जस्ट हम आपको बताएं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम ड्रॉ किए थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो उस केस के बाद तो ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि वन जो है कितनी देर के बाद ग्राउंड पे आता है, वन कितनी देर के बाद ग्राउंड पे आएगा नाउ, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए वन जो है, वन का मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन है, हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। वन जब ग्राउंड पे आ जाएगा, वन जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 आप समझ रहे हैं ना, ये जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो इसका पोजीशन किसी टाइम t पे है ना, तो जब ये ग्राउंड पे आ गया तो x1 का वैल्यू 0, ठीक है ना। नाउ टू फाइंड टाइम टेकन बाय वन टू कम ऑन ग्राउंड, वन को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज के लिए क्या करेंगे हम, x1 का वैल्यू 0 करेंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, x1 का जब वैल्यू 0 करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, ये इधर से आपका आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे, इसलिए t इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 3 प्लस माइनस 169 तो 13/2, मतलब ये इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक तो माइनस में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपका मतलब t का वैल्यू जो आ जाएगा 8 सेकेंड। स्टूडेंट इसका ये मतलब हुआ कि 8 सेकेंड के बाद ये पहला वाला जो स्टोन है ग्राउंड पे आ जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, 8 सेकेंड तक तो ये रिलेशन वैलिड रहेगा, 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड के जस्ट पहले तक ये भी इस तरह से मूव कर रहा है कहीं एयर में, ये भी इस तरह से मूव कर रहा है, और उस पीरियड में 2 का पोजीशन 1 के साथ लीनियरली वैलिड है। लेकिन जैसे ही 8 सेकेंड हुआ तो 8 सेकेंड पे 1 वाला जो है ग्राउंड पे अब आ गया, 1 वाला जब ग्राउंड पे आ गया और 2 वाला ग्राउंड पे नहीं आया है, 1 तो पहले आ गया है ग्राउंड पे, 2 वाला जब ग्राउंड पे नहीं आया, 1 ये ग्राउंड पे आ गया, तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 2 का पोजीशन इस तरह से वैरी करने लगा। मतलब 1 के रिस्पेक्ट में भी, चूंकि 1 भी ग्राउंड पे आ चुका है स्टोन 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में भी इस तरह से वैरी करेगा। मतलब कि 8 सेकेंड के बाद ये इसका नेचर जो हो जाएगा इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये 10 सेकेंड पे इसका मतलब है कि 2 का पोजीशन दिखा रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, और ध्यान दीजिएगा 10 सेकेंड के बाद पोजीशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि 10 सेकेंड पे 2 वाला भी ग्राउंड पे आ गया, तभी तो अब दोनों का पोजीशन सेम, अब कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 भी आ चुका है ग्राउंड पे, इसका मतलब है इस ग्राफ से यही समझ में आ रहा है 10 सेकेंड पे 2 भी आ चुका है ग्राउंड पे, 1 तो पहले से था ग्राउंड पे, तो अब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं निश्चित रूप से। 10 सेकेंड पे 2 का पोजीशन जो है वो क्या होगा, x2 0 हो जाएगा। जब आप x2 0 करेंगे तो t का वैल्यू यहां से 10 आना चाहिए। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेन x2 इक्वल्स टू 0 मतलब 2 वाला भी ग्राउंड पे अब आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 200 इक्वल्स टू 0, दिस इज t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 40 इक्वल्स टू 0, इसलिए t इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज 6 प्लस माइनस 196 तो 14 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 10, t का वैल्यू 10 सेकेंड। इसका मतलब दूसरा वाला 10 सेकेंड पे यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका बिल्कुल सही है, 8 सेकेंड तक लीनियर रिलेशन वैलिड रहेगा। 8 सेकेंड जैसे ही होगा पहला वाला ग्राउंड पे आ गया, तो अब उसके बाद पहला वाला स्टोन के रिस्पेक्ट में इसका जो नेचर हो जाएगा, ये ग्राफिकल हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगा, और इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब ग्राफ के लिए बात करें तो पहले वाले का रिलेशन क्या हो जाएगा, 15t लीनियर के लिए, और ये कर्व्ड पाथ के लिए आपका कौन सा रिलेशन हो जाएगा, तो ये x2 ये वाला हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.27।
क्वेश्चन नंबर 3.27 स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन। ओके 3.27 के लिए स्टूडेंट आपको ये ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये स्पीड, दिस इज टाइम एक्सिस। ओके और ये ग्राफ आपका इस तरह से है कुछ। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। दिस इज 5, ये 5 और इसका ये हाइट जो यहाँ तक गया है दिस इज 12। ओके 12 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके और ये इस तरह से आगे भी, फिर ये ग्राफ फिर आगे भी इस तरह से आपका गया है। ओके चलिए ठीक है। नाउ स्टूडेंट तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to 10 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 to 6 सेकेंड और एवरेज स्पीड भी निकालना है इस पीरियड में। स्टूडेंट ये करके देखते हैं। इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहले पार्ट की बात करें, 0 से 10 सेकेंड के बीच में इसका डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसका एवरेज स्पीड कितना है। स्टूडेंट बहुत ही आसान, आप समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो टाइम एक्सिस पर जो एरिया होता है वही डिस्टेंस देता है। तो सिंपल 0 से 10 सेकेंड के बीच में, 0 से 10 सेकेंड के बीच में बात करेंगे तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा। डिस्टेंस तो सिंपल ये जो ट्राइंगल है इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। ठीक है तो चलिए नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको OA, इसको B दे देते हैं। ये सिंपल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एंड दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो जाएगा 10 इंटू हाइट हो जाएगा 12। दिस इज 60 मीटर आपका डिस्टेंस फाइनल आंसर हो गया। इसीलिए इस पीरियड में एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो दिस इज 10, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। चलिए ये पार्ट तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था स्टूडेंट। बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 to 6 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा 2 से 6 सेकेंड के बीच में, ये थोड़ा अच्छा है। मान लेते हैं ये, मान लिया 2 सेकेंड आपका यहाँ पे है ऑलमोस्ट, और ये 6 सेकेंड आपका मान लेते हैं ऑलमोस्ट ये यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट 2 से 6 सेकेंड के बीच में, मतलब कि 2 से 6 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इस पीरियड में इसका कितना एवरेज स्पीड रहा। इस पीरियड में इसका एवरेज स्पीड कितना रहा, ये स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। क्लियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगेन जो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज किया, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कि भाई आप क्या कीजिए कि टोटल यहाँ से, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए पॉइंट नोट कर देते हैं। आपका 2 है तो ये आपका 2 सेकेंड है। चलिए इसको नाम दे देते हैं, ये आपका 5, इसको नाम देते हैं, ये आपका A है तो इसको नाम देते हैं दिस इज P, दिस इज लेट, दिस इज Q। ये आपका इसका वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 सेकेंड समझ लेना। PQ, ये R, ये आपका 6 सेकेंड है, यहाँ पे 6 सेकेंड है एंड दिस इज S। क्लियर है ना। PQRS नाम दे देते हैं। तो समझिए एक कंसेप्ट ये है कि भाई आप क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस के लिए ये जो बन रहा है, जो शेप बन रहा है APQRSA, इसका पूरा टाइम एक्सिस पे ये पूरा एरिया निकाल दीजिए, ये पूरा एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, वो आपको वहां से सीधे डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट, वो दूसरा तरीका भी देखेंगे हम लोग। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास V = UT + AT है, AC = UT + ½ AT², उसका भी आप यूज कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट। पहला मेथड जो हो सकता है फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो कि आप सिंपल मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट यूज करते हुए, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। कैसे? एक चीज यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, ट्रैपेजियम जो होता है, जिसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज भी कहा जाता है। ट्रैपेजियम का जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है ट्रैपेजियम, हाफ इंटू हाइट जो होता है, हाफ इंटू हाइट, इसका जो ये हाइट हुआ इंटू सम
ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड इसमें एक ही है, एक ही है, ये दोनों पैरेलल साइड का लेंथ का सम, ठीक है, इनटू हाइट, जो हाइट होगा इनटू हाफ, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसा करते हैं, ये 5 है, इसको मान लेते हैं, ये पी क्यू आर एस, इसको टी मान लेते हैं, और ये इसका यहाँ पे वैल्यू है 5, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले ये जो ट्रेपेजियम है ए पी क्यू टी, इसका एरिया निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसका एरिया के लिए हाफ इंटू हाइट, हाइट तो ये ठीक है, ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 5 सेकेंड है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये मतलब ये 3 सेकेंड, ठीक है। मैथ्स के टर्म में बात करें तो इसका 3 हो जाएगा ये सेपरेशन, ठीक है। तो हाफ इंटू हाइट, हाइट तो क्लियर है 3, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो साइड है और ये साइड दोनों का लेंथ का सम, तो इसका तो लेंथ पता है 12, ये 12 दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 12 दिया हुआ, इसका नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत आसानी से, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस देखिए आप निकाल सकते हैं। क्या से मान लेते हैं ये अगर x1 है, ये अगर x1 है, ठीक है, और उसी तरह इसका भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, ये x2, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इस पूरे ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है हाइट 12 बाई बेस कितना है 5, 12/5, ठीक है, इक्वल्स टू इस छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा का तो वैल्यू वही रह गया, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x1 बाई बेस कितना हो गया, ये लेंथ कितना हो गया 2 हो गया 2, ठीक है। यहाँ से x1 का वैल्यू हो गया 24 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 4.8, x1 का वैल्यू 4.8 निकल चुका है स्टूडेंट। उसी तरह ध्यान दीजिएगा आप x2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में। आप इधर से आप देखिए, मान लिया ये थीटा 2 है, अगर ये थीटा डैश है, ऑल्सो tan थीटा डैश, तो इधर पूरे हाफ ट्राइंगल में ATB में tan थीटा डैश इक्वल्स टू 12/5 से 10 5, 12/5 इक्वल्स टू, उसी तरह ये छोटे वाले ट्राइंगल में x2 का हमको लेना है, तो परपेंडिकुलर x2/6 to 10, ये लेंथ कितना हो जाएगा 6 to 10 तो 4, तो x2/4, इसलिए यहाँ से x2 निकल जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5, 9.6 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं बी पार्ट के लिए, कहाँ कितना से कितना 2 से 6 सेकेंड के लिए, 2 से 6 सेकेंड के लिए 2 to 6 सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू सिंपल एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, APQRSA, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQTA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ATRSA, क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब इसका लिखते हैं एरिया, ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया लिखते हैं, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया, ये हाइट 3 हो गया 5 - 2, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स x1 + 12, x1 का वैल्यू है 4.8, तो 4.8 + 12, ठीक है। ये हो गया, ये स्टूडेंट किसका हो गया, इसका एरिया हो गया, प्लस अब इसका एरिया लिख रहे हैं, ये वाला जो ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू हाइट कितना हो गया, 5 से 6 तो 1, हाइट 1 ही है, ध्यान दीजिएगा, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स से 12 और इसका हाइट x2, तो 12 प्लस x2 कितना निकाले 9.6, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये आपका हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 16.8 प्लस दिस इज हाफ इंटू 21.6, यहाँ से स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज
8.4 इंटू 3 प्लस 10.3 क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नो हाँ ठीक है 10.8 स्टूडेंट 10.8 क्लियर है। चलिए यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 25.2 प्लस 10.8 दिस इज 36 मीटर 36 मीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया स्टूडेंट। ये आपका हो गया 2 से 6 सेकेंड के लिए टोटल डिस्टेंस, इसलिए एवरेज स्पीड भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम ध्यान दीजिएगा 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा 4 सेकेंड लगा, 6 - 2 4 सेकेंड, तो दिस इज 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। ये जो फाइनल आंसर 36 मीटर एंड 9 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर। अच्छा इसको दूसरे मेथड से और बनाने की बात की स्टूडेंट, इसका दूसरा मेथड आप क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हुए ध्यान दीजिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका ये जो स्लोप है यही एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब tan थीटा। ये एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन है 12/5, एक्सेलरेशन है 12/5, इसको आप लिख सकते हैं 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसके लिए यहाँ पर का वेलोसिटी अगर निकाल देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, स्पीड टाइम ग्राफ है v = u + 80, 2.4 इंटू कितना टाइम 5, ठीक है 5, यहाँ से 12 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पर का वेलोसिटी निकल गया। नो, यहाँ पर का वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी जो v निकाल रहे हैं, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 2 सेकेंड के बाद, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। v = u + a t 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पर का वेलोसिटी निकल चुका है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पर का निकल गया 4.8 मीटर। अब इस पीरियड में कितना डिस्टेंस चला, यही जो यहाँ पर मैथ्स की सहायता से निकाले थे, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि S1 ये जो एरिया, ये जो आप एरिया निकाले हैं, ये एरिया देखिए यहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ut + ½ at स्क्वायर, तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 ut, t कितना हो जाएगा, t 2 से 5 मतलब 3 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो वही है 2.4 t स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर मतलब 9, दिस इज 14.4 प्लस दिस इज 10.8, दिस इज 25.2 मीटर, 25.2 मीटर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 25.2 मीटर। ये जो डिस्टेंस हम लोग मैथ्स की सहायता से निकाले थे, या फॉर्मूले की सहायता से भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगेन उसी तरह आप ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.28। क्वेश्चन नंबर 3.28, ये क्वेश्चन का है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन। अगेन स्टूडेंट इसके लिए भी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं, ये आपका लगभग, ये आपका दिस इज t1 एंड दिस इज लाइक दिस, दिस इज t2। इस तरह का एक ग्राफ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। ओके, नाउ तो क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल t1 to t2। ठीक है, t1 से t2 के बीच में आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है, इसके हिसाब से
आपको ये 5 फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही हो सकता है ये देखना। स्टूडेंट एक एक करके xt2 इक्वल टू xt1, ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली ये वही फॉर्म है जो आज पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, डिस्कस किए थे। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है। फाइनल पोजीशन इक्वल टू माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको उधर चला गया तो xt1 लाइक दिस। चलिए ठीक है, देखते हैं। ध्यान दीजिए ये पहला जो फॉर्मूला ये बोल रहा है x2t, ये सही है, ut इनिशियल पोजीशन प्लस ut, ठीक है, u इनिशियल पोजीशन आपका सही है, t1 टाइम पे इनिशियल पोजीशन, वही आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, u जिसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, हाफ a t2 माइनस t1, ये भी सही है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहां इस केस के लिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए वो फॉर्मूला तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहां पर ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व्ड है, मतलब इसका स्लोप जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, जबकि तो चेंज हो रहा है कंटिन्यू, इसका हर जगह स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब हर जगह एक्सेलरेशन इसका हर टाइम पे चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट नहीं है तो ये पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इस t1 से t2 टाइम इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला गलत होगा। तो पहला तो आपका गलत हो गया, पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा vt2 फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू vt1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी t1 टाइम पे, जिसको u से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, a t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल। चलिए सही है। अगेन ये फॉर्मूला भी तभी यूज होता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेम रीजन यहाँ ये भी, इस कारण से ये भी आपका रिलेशन t1 से t2 टाइम के बीच में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए एवरेज वेलोसिटी का दे रहा है यहाँ पे रिलेशन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये जो एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ध्यान दीजिए इसके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखिए, कितना इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कीजिए, टाइम कितना लगा सीधे उसको डिवाइड कीजिए, आपका देगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये जनरल रिलेशन है, हम आराम से इस पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। तो सी वाला फॉर्मूला सही है t1 से t2 टाइम इंटरवल के लिए। डी में एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये भी बिल्कुल सही है, एक जनरल रिलेशन है ये। एवरेज एक्सेलरेशन आपको जब भी निकालना है दो टाइम इंटरवल, दो टाइम के बीच में, तो सिंपल आप देखिए कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये भी सही है, आपका डी भी सही है। क्लियर है। ई में बात करते हैं स्टूडेंट, ई में क्या है, अगेन ये पहला वाला फॉर्म में है, फाइनल पोजीशन इक्वल टू xt1। चलिए ठीक है, ut यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे दिया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन भी एवरेज, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में भी ये लागू फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर फिर एक में क्या है, xt2 माइनस xt1 इक्वल टू एरिया अंडर द vt कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सिस एंड डॉटेड लाइन, नहीं, ये एक मिनट, ये ई वाले में कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सही है। अगर आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वही कंटिन्यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन ई वाला जो है, समझ रहे हैं कि यहाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर उसी रीजन से ये ई वाला भी गलत होगा, ई वाला फिर गलत होगा, ठीक है। एफ जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल आपका x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट जो दे रहा है वो क्या होगा, एरिया अंडर द vt करस्पॉन्डेड बाय टाइम एक्सिस। एकदम जनरल रिलेशन है, जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसी भी तरह का ग्राफ दिया हुआ है, टाइम एक्सिस पर जो एरिया होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट देता है x2 माइनस x1, तो बिल्कुल सही है। ये आपका f भी फिर सही है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ।